नमस्कार साथियों, रोज की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का आज भाग 3 है, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है लेखपाल, पेट, सुपर टेट सभी के लिए। तो आपसे अनुरोध है, हमारे आज के सेशन के साथ बने रहिएगा अंत तक। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1990-2000 ईस्वी में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य यानी कि DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 ईस्वी में। कपार्ट का गठन हुआ था 1 सितंबर को 1986 ईस्वी में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। कपार्ट कपार्ट मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1 सितंबर 1986। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। आयात निर्यात बंद का मतलब है बंद अर्थव्यवस्था। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था देखा जाए तो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग यानी कि CACP। CACP कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है ऐच्छिक एवं अनिवार्य। चकबंदी के प्रकार देखा जाए तो इसके 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में पंजाब राज्य से। 1921 में ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। 1928 मध्य प्रदेश। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार देखा जाए है तो सीमांत जोत का है। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। राजस्थान में जोतों का आकार सर्वाधिक होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल भारत के सभी प्रांतों के सापेक्ष बहुत अधिक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को कृषि वर्ष मानते हैं। रबी फसल बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल का समय है जून से जुलाई। जून से जुलाई। रबी फसल है, कौन सा है रबी की फसल? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। फिर से देखिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसल है चावल, बाजरा और मक्का। जायद का फसल देखा जाए तो ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। ककड़ी, तरबूजा, खीरा और सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल देखा जाए तो यह है चावल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम उपयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉन्ड। डॉक्टर विलियम गॉन्ड
हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। हरित क्रांति की शुरुआत देखी जाए 1967 से 68 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता मानते हैं। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूं। हरित क्रांति से प्रभावित फसल गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे सी.एस. सुब्रमण्यम। सी.एस. सुब्रमण्यम हरित क्रांति के समय केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे भारतवर्ष के। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। फिलीपींस से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी किस राज्य से? उत्तर इंडिया में पंजाब में। पंजाब राज्य से हरित क्रांति आई थी। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति। लाल क्रांति देखा जाए तो यह है मांस एवं टमाटर से। लाल क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो यह झींगा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति देखा जाए दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा से है। अंडा के उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से इसका संबंध है। मसाला से बादामी क्रांति। अंडा रजत। दूध से श्वेत क्रांति। झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। आगे देखिए गोल क्रांति का संबंध अगर देखा जाए तो यह है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध देखा जाए तो यह है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति। ब्राउन क्रांति का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। सुनहरी क्रांति संबंध है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है कौन कर है? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। ये सब है प्रत्यक्ष कर। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। ये सब है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर देखा जाए तो बिक्री कर है, तट कर है, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर देखा जाए है तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। यह है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर। राज्य सरकार वाला लगाया जाना कर अगर देखा जाए भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और मोटर वाहन कर। मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, ये सारे हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर। मनोरंजन कर को इस समय समाप्त कर दिया गया है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी। कौन सी थी? चेलाया समिति। चेलाया समिति कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति। गठन अगस्त में हुआ था 1991 ईस्वी में।
अगस्त 1991। भारत में जीएसटी देखा जाए तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था 1 जुलाई सन 2017 से। जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 से लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे देखते हैं, जीएसटी है जीएसटी है अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर। अप्रत्यक्ष कर है और गंतव्य आधारित कर है। आगे देखते हैं, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था, तो वह देश है फ्रांस। जीएसटी लगाने वाला प्रथम देश फ्रांस। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था, तो 1वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद की स्थापना देखा जाए तो ये स्थापित हुआ था 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य कर है चुंगी कर। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994-95 में चिलैया समिति के संतुष्टि पर। सेवा कर का आरोपण हुआ था चिलैया समिति की संतुष्टि पर। 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या है, क्रमशः 2012-17 एवं 9%। 2012-17 एवं 9% 12वीं योजना का काल एवं विकास का लक्ष्य है। रेखा समिति गठित की गई थी। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए रेखा समिति का गठन हुआ था। वाचु समिति संबंधित थी, किससे संबंधित थी, प्रत्यक्ष कर जांच से। वाचु समिति सर्विस टैक्स की उगाही करता है। कौन करता है, आयकर विभाग सर्विस टैक्स की उगाही करता है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है कहलाता है मुद्रास्फीति। वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति की माप की जाती है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार है 2011-12। आधार वर्ष है 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक का वर्ष। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या अगर देखा जाए तो 676 है। पहले 435 वस्तुएं इसमें शामिल थीं। 676 पहले 435 वस्तु शामिल थीं। मुद्रास्फीति से हानि होता है। कैसा हानि होता है, किसको, देनदार को मुद्रास्फीति से हानि होता है। मुद्रास्फीति से लाभ होता है, किसको होता है, ऋणी को होता है लाभ और देनदार को हानि होती है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। सरकार द्वारा ऋण लेकर वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे, मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहते हैं, फ्लैट मनी कानूनी मुद्रा। प्लास्टिक मनी कहा जाता है, किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को। और मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है यम1 एवं मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है यम2। आगे देखिए, बेहद ही इम्पॉर्टेंट,
गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध है किससे है? सोना चांदी से। गिल्ट एज्ड बाजार। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है कि कहाँ होता है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है किससे होता है? रत्न एवं आभूषण से सबसे अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलता है। भारत सर्वाधिक आयात करता है किसका? तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का यह आयात करता है। विश्व में मुद्रा को मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, यानी कि मीट्रिक प्रणाली मुद्रा की अपनाई गई थी 1790 ईस्वी में फ्रांस में सर्वप्रथम। आगे देखिए, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। मीट्रिक सिस्टम को भारत में अपनाया गया था कब? 1 अप्रैल 1957 को। आगे देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। निर्यात को एवं आयात को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? निर्यात आयात बैंक आयातक और निर्यातक को वित्तीय सहायता देता है। निर्यात आयात बैंक जो है एक्सिम बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। 1 जनवरी 1982 को आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में जीवन बीमा देन है किसकी है? ब्रिटेन की देन है जीवन बीमा। आगे देखिए, दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं भारत की, यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। सामान्य बीमा निगम यानी कि जीआईसी की स्थापना हुई थी कब? 1972 में जीआईसी की स्थापना हुई थी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। एलआईसी देखिए, एलआईसी को अगर देखा जाए तो 1 सितंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है यूटीआई, यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। 1 जुलाई 1964 ईस्वी। मुख्यालय है इसका मुंबई। भारत का पहला म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो US64 है पहला म्यूचुअल फंड। US64 योजना समाप्त की गई थी 31 मई 2003 को। US64 योजना की समाप्ति हुई थी 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापित किया गया था। किस समिति के रिपोर्ट पर? शिवरामन समिति के रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंकिंग नोट प्रेस स्थित है कहाँ पर? नासिक, हैदराबाद और देवास में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, बैंकिंग नोट प्रेस संबंधित है नासिक, हैदराबाद और देवास से। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा देखा जाए तो यह त्रिस्तरीय होता है। ढांचा त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती क्या है? मौद्रिक। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी।
पूंजी साधन का प्रतिफल होता है, क्या होता है? ब्याज। और आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या कहलाता है? उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अर्थ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक देखा जाए तो ये है भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि प्रस्तुत की गई थी हजारी समिति के द्वारा। हजारी समिति ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संतुष्टि प्रस्तुत की थी। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक में। ये था हमारा आज का आखिरी सेशन, आखिरी पॉइंट। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।